अपनी एक्टर लाइफ से बाहर थोड़ी निकली हैं। संसद में आप उनके बयान उठा के देखो, एक्टिंग से भरे भरपूर बयान होते हैं उनके। ठीक है, उन्होंने बोला तो क्या गलत बोला, बताइए। मोदी जी का परिवार क्यों नहीं उनके साथ खड़ा होता? पूरे परिवार में कोई भी एक बंदा तो उनके साथ में खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परिवार को परिवार नहीं मानते। सीधी सी बात है, अगर मोदी जी को उन्होंने दिल में बसा रखा होता तो विधानसभा में क्या उनका बहुमत नहीं होता? मात्र 8 सीट वो लेके बैठे हुए हैं, क्या उनका एमसीडी में बहुमत नहीं होता? एमसीडी में क्या हालत है बीजेपी की? मेयर बनने के लिए 3 महीने तक चुनाव टालते रहे, बार बार कोशिश करते रहे कि मेयर चुनाव टले, मेयर चुनाव टले, हमारा मेयर किसी तरह से बन जाए दिल्ली में। अल्टीमेट आपके पास अगर पहले 60 करोड़ वोटर थे, एक मोटी मोटी रकम ले लेते हैं, अगर 60 करोड़ वोटर थे तो उनका चुनाव कराने के लिए आप 60,000 या 6 लाख लोगों को लगाते थे। आज अगर 90 करोड़ वोटर हो गए हैं तो 90 करोड़ में आप 90,000 लोगों को, 90 लाख लोगों को लगाओगे इलेक्शन में। आपके पास अगर वोट बढ़े तो आपके पास कामकाजी हाथ भी तो बढ़े, आपके पास बीएलओ भी तो। तरीके से स्मृति ईरानी अपने बयान में कह रही हैं लालू यादव को चारा चोर। उसके बाद जो लालू यादव का बयान था, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल रहे हैं कि वो उनका कोई परिवार नहीं है, वो हिंदू नहीं है, तो इसमें जनता से जानना, जनता की क्या राय है, इसमें क्या कहेंगे जिस तरीके से स्मृति ईरानी बयान दे रही है लालू यादव के भाषण पर? स्मृति ईरानी जी का तो काम ही है बयान देना है। उनके पास और काम क्या है? सूचना प्रसारण मंत्री थी और उसका मतलब उनके सूचना देना है उनका काम। शुरुआत से अनर्गल बयान देना, अनर्गल बयानबाजी करना। वो आज भी अपनी एक्टर लाइफ से बाहर थोड़ी निकली हैं। संसद में आप उनके बयान उठा के देखो, एक्टिंग से भरे भरपूर बयान होते हैं उनके, शोर शराबे से भरपूर बयान होते हैं उनके। अलावा सीधी सी बात, शोर शराबे से भरपूर बयान होते हैं उनके, काम ही इसी तरह के होते हैं। उनको रखा ही इसीलिए गया है कि वो सिर्फ बयान दें और एक्टिंग अपनी दिखाएं। लेकिन जिस तरीके से जो लालू यादव कह रहे हैं कि उनका कोई मोदी कोई परिवार नहीं, तो उनके बचाव में तो बोलेंगे ही ना इस तरीके से। नहीं, बचाव में क्यों? अगर मोदी जी ने, लालू जी ने ये बात बोली है तो उन्होंने लालू जी को क्या बोला था? 11 लोगों की टीम तैयार कर रखी है आपने, क्रिकेट टीम तैयार करके। जब आप पर्सनल हमले करते हैं तब तो आप चुप रहते हैं, जब पलट के कोई आपको बोल देता है तब आपको परेशानी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई? ये दोहरी चालें क्यों खेलते हो आप लोग? जब लालू जी के परिवार पे हमला करा गया, लालू जी को बोला गया कि 11 लोगों की आपने बच्चे पैदा कर रखे हैं, क्रिकेट टीम पैदा कर रखी है, और इस तरह से सारी बातें आप उनको बोलते हो। एक बूढ़ा बीमार आदमी जिसके ऑपरेशन हो चुके हैं, जो अपनी परेशानी से जूझ रहा है, तब भी आप उनके लिए मजाक उड़ा रहे थे। जब उनका ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम भी आप उनका मजाक उड़ा रहे थे, तब तो कोई आपको परेशानी नहीं हुई। आज अगर उन्होंने पलट के जरा सा कुछ बोल दिया कि मोदी जी के परिवार के बारे में, और ठीक है उन्होंने बोला तो क्या गलत बोला, बताइए। मोदी जी का परिवार क्यों नहीं उनके साथ खड़ा होता? पूरे परिवार में कोई भी एक बंदा तो उनके साथ में खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परिवार को परिवार नहीं मानते। अब जब ये पर्सनल लोग टिप्पणी भी आए गए तो हम सीधी सी बात कहते हैं, मोदी जी की फैमिली कहाँ है? कहाँ है जशोदा बहन? आज पूरी जनता उनके साथ है, पूरा जनता उनका परिवार है। भाजपा के नेता ने अपने अकाउंट पे लिख दिया मोदी जी का परिवार, वही पूरा ट्रेंड कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा के नेता तो लिख सकते हैं ना जी। भाजपा के नेताओं का तो काम ही है मोदी जी की चमचागिरी करना, राहुल जी को गालियां देना, मोदी जी की चमचागिरी करना, कांग्रेस को पानी पी के कोसना, मोदी जी की चाटुकारिता करना, उनकी हर चीज़ को अच्छाई साबित करना, कांग्रेस की हर चीज़ को बुराई साबित करना, विपक्ष को गलत साबित करना। तो वो लोग तो लिखेंगे, लेकिन लिख कौन रहे हैं? 330 सांसद हैं, 303 सांसद बीजेपी के आज की डेट में लोकसभा में। 303 सांसदों में से 139 सांसदों पर मुकदमे चल रहे हैं, और मुकदमे भी हल्के फुल्के नहीं चल रहे हैं। अपहरण, हत्या, बलात्कार, डकैती, इन सब तरह के सीवियर में जो है केसेस वो चल रहे हैं। तो क्या है, ऐसा परिवार है मोदी जी का जिसमें उन्होंने सारे भ्रष्टाचारी भर रखे हैं, सारे बलात्कारी भर रखे हैं? 16 से 17 से ऊपर लोग ऐसे हैं कि जो उनके मंत्रिमंडल में भी शामिल रहे थे पीछे, और उनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। जो उनके विधायक हैं उनके ऊपर बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। बलात्कारियों को नहीं पता था ना कि भाजपा ज्वाइन करने से पहले या ज्वाइन करने के बाद इस तरीके ज्वाइन करे हुए जो लोग हैं उनके ऊपर पहले से मुकदमे चल रहे हैं। अभी मैं उदाहरण देता हूँ आपको, मध्य प्रदेश का कैलाश विजयवर्गीय जी का, कैलाश विजयवर्गीय हैं, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा चल रहा है, रेप केस चल रहा है उनके ऊपर। उसके बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा और मंत्रिमंडल में भी शामिल हुए हैं। शाहनवाज खां हुसैन है इनके, बीजेपी के नेता, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा चल रहा है। पीछे अक्टूबर की डेट थी उनकी यहाँ दिल्ली कोर्ट में, उनके ऊपर भी रेप केस का मुकदमा चल रहा है। इनका मेघालय में सीएम फेस का कैंडिडेट था नाबार्क, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है 3 साल की बच्ची से बलात्कार का। लगातार कितने सारे बलात्कार, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, रामदुलार गौंड, ये सारे के सारे बलात्कारी बीजेपी में तो हैं, और कहाँ ये? तो ऐसे बीजेपी बलात्कारियों को परिवार भर के अगर वो चल रहे हैं, अगर वो अपने परिवार पे गर्व करते हैं तो वो करते हैं। अब उनके परिवार जनता, यहाँ पे हमने जनता से, जनता एकदम मोदी को ही प्यार कर रही है, मोदी को दिल में बसा के बैठी है यहाँ की जनता। जी, आपने कहाँ की जनता की ये बात ली? दिल्ली पे? हाँ, दिल्ली की जनता इतना मन में बसा के बैठी है, तो दिल्ली की जनता ने 62 सीट आम आदमी को क्यों दी? सीधी सी बात है, अगर मोदी जी को उन्होंने दिल में बसा रखा होता तो विधानसभा में क्या उनका बहुमत नहीं होता? मात्र 8 सीट वो लेके बैठे हुए हैं, क्या उनका एमसीडी में बहुमत नहीं होता? एमसीडी में क्या हालत है बीजेपी की? मेयर बनने के लिए 3 महीने तक चुनाव टालते रहे, बार बार कोशिश करते रहे कि मेयर चुनाव टले, मेयर चुनाव टले, हमारा मेयर किसी तरह से बन जाए दिल्ली में। अल्टीमेटली इन लोगों की दाल नहीं गली। यही हालत आपने देखी कि आप कहते हैं जनता इनके साथ है। अगर जनता इनके साथ होती तो उन्हें वोट भी तो देती।
दिल्ली में कहाँ सेंड करते हैं लोग। तीसरी बार भी हैट्रिक मारने वाले हैं वो, उन्होंने कह दिया है अब की बार 400 पार नारा दे चुके हैं। जी, वो 400 पार का नारा दे चुके हैं और वो 400 पार का नारा दे सकते हैं। उस नारे के पीछे जो है ना उन्होंने जनता की अपील देखी, ना उन्होंने ये देखा कि जनता वोट किधर देगी। उन्हें वोट अपना मिलने की जो पूरी उम्मीद है वो ईवीएम पे है। सीधी सी बात है, मैं फिर से ईवीएम का मुद्दा उठाता हूँ। वो ईवीएम के सारे 400 पास करने का ख्वाब देख रहे हैं। अगर ईवीएम बैन नहीं होती तो शायद वो 400। लेकिन ईवीएम का मुद्दा जो है चुनाव आयोग तो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि ईवीएम में धांधली हो सकती है। क्यों मानेगा चुनाव आयोग? चुनाव आयोग ने पीछे इस तरह से जो भी लगातार आप उठा के देखो इनका इतिहास। एक अशोक लवासा थे चुनाव आयुक्त, उन्होंने बार बार बीजेपी के फेवर में फैसले नहीं दिए थे। उन्होंने बीजेपी के फेवर में फैसले नहीं दिए, उनके अगेंस्ट फैसले दिए। अल्टीमेटली क्या हुआ, उनके ऊपर मुकदमे कर दिए, उनके परिवार वालों पर मुकदमे कर दिए और उनके जो करीबी लोग थे उनके ऊपर मुकदमे कर दिए। तो इस तरह से लोग उन्हें लगातार प्रेशर में ले रहे हैं। और उसके बाद अब जो नए चुनाव आयुक्त आए उन्होंने सबसे पहले गाइडलाइन क्या जारी करी है? बीजेपी वालों के लिए गाइडलाइन जारी नहीं करी कि राहुल गांधी सोच समझ कर बयान दे। अरे भाई, अभी तो जो आचार संहिता भी नहीं लागू हुई। इसी बात से पता चल जाता है कि चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग है या वो केचुआ है। केंद्रीय चुनाव आयोग की शॉर्ट फॉर्म होती है केचुआ। तो मैं वास्तव में आज उसे केचुआ कहता हूँ, जिसे कहते हैं केचुआ, जिसमें रीढ़ नहीं होती, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती केचुए में। तो आज चुनाव आयोग वो बन के बैठा है। अभी तो आचार संहिता लागू नहीं हुई, अभी तो इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पिछले बयानों को आधार बना के सबसे पहले जो गाइडलाइन जारी करी है वो राहुल गांधी जी के लिए जारी करी है कि नहीं, राहुल गांधी जी सोच समझ के बयान दे, आचार संहिता का उल्लंघन ना करे। आपने मोदी जी को क्यों गाइडलाइन जारी नहीं करी? आपने उनके नेताओं को क्यों गाइडलाइन जारी क्यों नहीं करी, जो धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर वोट मांगते हैं? जब पिछले 2019 के चुनाव हुए थे, मोदी जी ने क्या कहा था? शहीदों के नाम पर वोट मांगना आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था? पुलवामा में शहीद हुए पहले जो सैनिक है, आपका पहला वोट उन सैनिकों के नाम होगा या नहीं होगा? जब उन्होंने मांगे तब तो चुनाव आयोग सोया पड़ा था और अभी तक सोया पड़ा है। 5 साल निपट गए, आज तक उनको कोई नोटिस नहीं भेजा, कोई कार्रवाई नहीं करी। क्यों? ईवीएम का मुद्दा लगातार उठता रहता है, प्रदर्शन होते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े वकील हैं वो भी प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है ईवीएम बैन होने पर नहीं आ रहे। और जिस तरीके से चंडीगढ़ का मामला अगर देखा जाए तो वहाँ पे धांधलेबाजी पकड़ी गई थी, लेकिन अगर यही चीज़ पूरे देश में करवा दिया जाए तो बहुत मुश्किल है। और जनसंख्या भी काफ़ी ज़्यादा, तो मुश्किल बताया जा रहा है बैलेट पेपर से। नहीं, बैलेट पेपर से मुश्किल क्यों बताया जा रहा है? आप इसे जनसंख्या का मुद्दा बना के चलते हो। अगर जनसंख्या बढ़ी है, वोटर बढ़े हैं, तो उसी तरह से हमारे कामकाजी हाथ भी तो बढ़े हैं। आपके पास अगर पहले 60 करोड़ वोटर थे, एक मोटी मोटी रकम ले लेते हैं, अगर 60 करोड़ वोटर थे तो उनका चुनाव कराने के लिए आप 60,000 या 6 लाख लोगों को लगाते थे। आज अगर 90 करोड़ वोटर हो गए हैं तो 90 करोड़ में आप 90,000 लोगों को, 90 लाख लोगों को लगाओगे इलेक्शन में। आपके पास अगर वोट बढ़े तो आपके पास कामकाजी हाथ भी तो बढ़े हैं, आपके पास BLO भी तो बढ़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, आप पीछे भेज रहे हैं बैलेट पेपर पे। जी, हम मान लेते हैं कि हम पीछे भेज रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम पीछे भेजना। आप ये देखिए, जापान देश ने ईवीएम का उत्पादन शुरू करा था सबसे पहले। आज जापान ने अपने देश में ईवीएम बैन करी हुई है। स्विट्जरलैंड में ईवीएम बैन है, ब्रिटेन में ईवीएम बैन है, अमेरिका में ईवीएम बैन है। वहाँ सब जगह बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें हेराफेरी संभव है, और वो इस चीज़ को मानते हैं कि इसमें हेराफेरी संभव है। जब वो लोग मानते हैं, वो तो हमसे टेक्नोलॉजी में आज मानने वाली बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमसे टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। सब लोग जानते हैं कि जापान हमसे टेक्नोलॉजी में कितना आगे है, अमेरिका हमसे टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। तो इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर हम किसी चीज़ में आगे हैं तो हैं, और अगर किसी चीज़ में पीछे हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि हम पीछे हैं। जब इतने बड़े बड़े विकसित देश जो है अपने यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, ईवीएम को वो विश्वसनीय नहीं मानते, तो हम इसी बात को क्यों पकड़ के बैठे रहे कि नहीं जी हमारे लिए तो सब कुछ सही है। ईवीएम ही क्या एक ऐसा ब्रह्मास्त्र हो गया, ईवीएम एक ऐसा क्या रामबाण हो गया जिसमें हेराफेरी नहीं हो सकती, जिसमें चोरी नहीं हो सकती है, जिसमें डाटा का हेरफेर नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात है उसका सोर्स कोड आप दो, ईवीएम का सोर्स कोड दो। आप आज आईटी के जो बच्चे होते हैं, आईटी प्रोफेशनल होते हैं, बच्चे उसको हैक करके दिखा देंगे। आप ये बता दो कि उसमें ईवीएम में सोर्स कोड क्या डाला जाता है, ना उसको हैक कर दे बच्चे तो मानने की बात है। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो तक उसे हैक करके डाल देंगे। आप ईवीएम का सोर्स कोड। सवाल यही उठ रहा है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है, तो क्या जो चुनाव है वो ईवीएम से होंगे कि बैलेट पेपर से होंगे? देखिए जी, हम तो चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, इस बार बैलेट पेपर ही आना चाहिए वापस। और दूसरी बात, एक चरण में चुनाव होना चाहिए और उसके फौरन बाद ही काउंटिंग शुरू हो जानी चाहिए, जो किसी भी किस्म का गैप ना बने। और तीसरी सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो जरूरी चीज़ें, जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो CCTV ऊपर लगा हुआ था, उसने सारी धांधली कैप्चर करी। इसी तरह CCTV की व्यवस्था होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री की रैली होती है, जब प्रधानमंत्री यहाँ भाषण देने आते हैं लाल किले पे, तो पूरी दिल्ली में कैमरे लगा दिए जाते हैं, उनके पूरे रूट पे कैमरे लगा दिए जाते हैं। आनन फानन में फ़ौरन कैमरे लग जाते हैं। तो इसी तरह से कैमरे क्या तब नहीं लग सकते जब इलेक्शन हो रहा है? इलेक्शन भी तो हमारे देश की एक दशा निर्धारित करने वाली चीज़ है। पारदर्शी इलेक्शन होना चाहिए, तो CCTV तब भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई मोदी जी बोल रहे हैं कि वो जब भी दौरे पर हैं तो वो कह रहे हैं कि जो टीवी है वो मेरे को दिखाता ही नहीं है। हे भगवान, हम सुनते आए हैं आज तक है घोर कलयुग, घोर कलयुग, घोर कलयुग। मोदी जी के इसी बयान से पता चलता है घोर कलयुग। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप जरा सा ये देखिए, आपके पीछे वो रहा बोर्ड, भाई साहब दिखाना जरा। ये रहा, दिख गया बोर्ड,
आप जरा सा उधर को चलोगे भी बसें यहाँ से गुजरती भी जाएंगी, हर बस पे उन्होंने अपनी हेडिंग डाल रखी है। हर पेट्रोल पंप पे आप जाओगे आपको मोदी जी की तस्वीर नजर आ जाएगी। रिंग रोड पे लगातार होर्डिंग लगे हुए हैं, किसानों के सम्मान निधि के, उज्ज्वला योजना के, इसके उसके दुनिया भर के उन्होंने होर्डिंग टांग रखे हैं। और वो कह रहे हैं कि टीवी पे मुझे दिखाया नहीं जाता। आप किसी एक अखबार को उठा के देख लो, 16 पेज का 22 पेज का अखबार आता है, हर पेज में मोदी जी की खबर और हर पेज पे मोदी जी की फोटो। इवन देन आपको और इससे क्या बड़ा उदाहरण दूं, इसी रोड पे ना नेताजी सुभाष मार्ग पे थोड़ा सा आगे जाके एक शौचालय बना हुआ है। हाँ, ये देखिए भाई साहब ने निकाल दिया, कितने बढ़िया है, बहुत अच्छे जागरूक नागरिक है। शौचालय बना हुआ है, शौचालय पे कितना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, स्वच्छता ही सब, स्वच्छता और होनी चाहिए। इधर तो मोदी जी का पोस्टर लगा है, उधर गांधी जी का पोस्टर लगा होता था। इवन देन इतनी इन लोगों को परेशानी है कि गांधी जी का वहाँ से उन्होंने बैनर पे से वो हटा दिया, पूरा का पूरा फोटो ही हटा दिया। अब सिर्फ मोदी जी चिपके पड़े हैं और वो कहते हैं टीवी पे नहीं दिखाते। जब मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, हर जगह पोस्टर लगवा रहे, तो आपको मोदी जी से क्या परेशानी है? देखिए जी, मोदी जी अपना काम करें तो ठीक है ना, काम ही तो नहीं कर रहे। वो काम क्या कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। वो आज की डेट में प्रधानमंत्री नहीं है, वो परिधान मंत्री और प्रचार मंत्री हैं। उनका काम सिर्फ सारे दिन परिधान बदलना है। मैं इस बात को कहता हूं तो आप बेशक नोट कर लेना, अगर सुबह से शाम तक आप मोदी जी को देखोगे, कम से कम उनके जहां जिस इवेंट पे जाएंगे हर जगह उनका कपड़ा बदला हुआ होगा। हमारे जैसे लोग होते हैं जो कामकाजी लोग होते हैं, सुबह एक कपड़ा डाल के चल देते हैं और शाम तक उसी में रहते हैं। शौचालय उन्होंने बनवा दिया, राम मंदिर जिसकी सबसे ज्यादा लोग बोल रहे थे राम मंदिर, वो उन्होंने बनवा दिया जनता के लिए। आप उसके बाद भी कह रहे कुछ काम नहीं करा है। देखिए जी, राम मंदिर को मैं सरकार का काम नहीं मानता। पहली चीज़, राम मंदिर एक विवादी मुद्दा था, कोर्ट ने उस पर फैसला दिया। जैसा भी फैसला दिया, किसी भी प्रेशर में आके दिया या किसी भी तरह से फैसला दिया, या उन्होंने राज्यसभा की सीट के लिए फैसला दिया रंजन गोगोई साहब ने, जैसे भी है वो अल्टीमेटली निपट गया। मुस्लिम तबके ने भी इसका स्वागत करा, ठीक है यार, चलो झंझट निपटा, देश की तरक्की आगे होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये राम मंदिर बनना सरकार के खाते में उपलब्धि नहीं है। संवैधानिक सरकार है, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, सरकार का काम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाना नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसलिए इस उपलब्धि को मैं सरकार के खाते में किसी भी किस्म से नहीं डालता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था जो हमने सभी चीज़ों में बात करी। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो थोड़ा सा मुद्दा, वो भी इनसे जानने की कोशिश कर ही लेते हैं। जो अलग इलेक्ट्रल बॉन्ड पे बात करें इसमें, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया गया और उसके बाद विपक्ष लगातार जो है प्रदर्शन पे उतर आया है। तो विपक्ष क्यों प्रदर्शन पे उतर आता है जब सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने रद्द कर दिया है और डेट एक्सटेंड कर दी है 30 जून तक, उसके बाद विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। एक्सटेंड मांगी गई है, SBI ने एप्लीकेशन देके अभी डेट मांगी है, उन्होंने डेट एक्सटेंड नहीं करी अभी सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि हम इसका डाटा 30 जून तक देंगे। अब इसी बात से मैं आपको कहता हूँ कि कितने लफाजी आदमी है। एक तरफ वो कहते हैं डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हमें इन सारी डिटेल्स को निकालने के लिए 30 जून तक का समय चाहिए। क्यों भाई साहब? आज हर एक के क्लिक है। आप दिल्ली में आप अपना खाता ऑपरेट करते हो, आप बंगाल चले जाओ, बंगाल में कहो भाई साहब मेरा अकाउंट नंबर ये है, मेरे बैलेंस बताना, क्लिक मारेगा बंदा, बता देगा ना। सेम चीज़ बैंकों में है। जब आप कह रहे हो डिजिटल इंडिया, आपने 2 क्लिक दबानी है कि इनकी डिटेल्स क्या है, सारी डिटेल्स आपके सामने है। इमीडिएट आप प्रिंट कमांड दोगे, प्रिंट करते चले जाएंगे लगातार। क्या टाइम लगेगा उसमें? क्या वो जमाना आज है जिसमें वो पुराने फोलियो बदल के और हाथ से एंट्री करी जाती थी? उसमें हम मान सकते हैं कि उसमें टाइम लगेगा जी। दुनिया भर के खाते निकालने पड़ेंगे, खाते पलटने पड़ेंगे, फिर उनकी फोटो कॉपी करानी पड़ेंगी, 2-2, 4-4, 5-5 कॉपी करानी पड़ेंगी। आज की डेट में जब आप एक तरफ कह रहे हो डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया का फायदा उठाओ ना आप। एक क्लिक आप दबाओ, सारी डिटेल आपके सामने, सारी चुनाव तक इसको टालने की कोशिश की जा रही है, टालने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि इसमें बीजेपी फंसती नजर आ रही है। पता चल जाएगा कि किन लोगों ने उसे अवैध तरीके से धन दिया, किन लोगों ने अवैध तरीके से फायदा उठाया। जब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड लॉन्च हुए थे, अरुण जेटली जो थे उन्होंने इसको लॉन्च करा था, और अरुण जेटली ने जब इनको लॉन्च करने के बाद ही इमीडिएट मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में 20,000 करोड़ की कर माफ़ी दे दी थी उद्योगपतियों को। क्यों दे दी थी? क्योंकि उनको बदले में घूम के इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलने वाले थे। 20,000 करोड़ का घोटाला तो तभी हो गया था, और उसके बाद कितने हज़ारों करोड़ का घोटाला हुआ है कोई नहीं जानता। सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्मृति ईरानी हो या फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड हो या फिर EVM हो, सभी मुद्दों पे हमने इनसे चर्चा करी है। उसके बाद इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।